12 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिए। इस आदेश के तहत लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों को छूट नहीं मिलेगी। उन्हें सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई करने की इजाजत होगी। गैर जरूरी सामानों पर प्रतिबंध पहले की ही तरह जारी रहेगा। जरूरी सामानों को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए उनके वाहनों की आवाजाही की अनुमति मिली हुई है। इस पर पाबंदी लागू नहीं होगी। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी? देखिए, ई कॉमर्स कंपनियां जो कि गैर जरूरी सामान सप्लाई करती हैं, उन पर पाबंदी जारी रहेगी और वो गैर जरूरी सामान नहीं सप्लाई कर सकती हैं। लेकिन जो जरूरी सामान हैं, वो उनके लिए वो सप्लाई कर सकती हैं, वो अपना ट्रेड कर सकती हैं और उसके लिए उनके वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से जो छोटी छोटी दुकानों के खोलने की इजाजत दी गई थी पब्लिक यूटिलिटी की, उसी तरीके से ई कॉमर्स कंपनियां भी ऑपरेट कर सकेंगी। और जरूरी और गैर जरूरी सामान क्या है, यह स्थानीय प्रशासन निर्णय करेगा। जी, तो अमित जिस तरीके से बता रहे हैं कि ई कॉमर्स कंपनियों को फिलहाल इसमें छूट नहीं है। जो चीज जैसी चल रही थी फिलहाल वैसे ही होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जरूरी सामानों को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए उनके वाहनों की आवाजाही की अनुमति मिली हुई है। अमित, यानी जो वाहन जो अभी गैर जरूरी सामान पहले जैसे पहुंचा रहे थे वो अभी भी वैसे ही पहुंचाते रहेंगे, उस पर भी पाबंदी लागू नहीं रहेगी? देखिए, जो जिन वाहनों को अनुमति मिली है, वो सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई के वाहन की अनुमति है। अगर गैर जरूरी सामान वो वाहन लेकर सड़कों पर चल रहा है तो उसको अनुमति नहीं मिलेगी। और अब ये स्थानीय प्रशासन तय करेगा कि उनके इलाके में उनके लोगों की जरूरत के हिसाब से क्या जरूरी सामान। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कल से उन क्षेत्रों में जहाँ पे कोरोना का असर कम है या कोरोना नहीं है, वहाँ पे लॉकडाउन की शर्तों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। तो हम सब लोगों को बैठ के ये सोचना है कि कल से क्या ढील दी जानी चाहिए और अगर ढील दी जानी चाहिए तो कितनी ढील दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उनमें ढील फ़िलहाल नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ ख़राब हैं और अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिल्ली में 11 ज़िले हैं। दिल्ली के 11 ज़िले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती। हमने दिल्ली सरकार में अपनी भी असेसमेंट की। पिछले कुछ दिनों में मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, लोगों से बात की और उन सारी चर्चाओं का जो नतीजा निकला वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। हमने टेस्ट भी ज़्यादा करने चालू किए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर और कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी चालू हुई है। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज़ निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज़ निकले। 186 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी ख़तरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है। बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है। किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और वो घूमता रहता है और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। तो ये 186 लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में घूम रहे थे। इनमें एक व्यक्ति से जब हमने बात की
उसने बताया जी मैं फलाने फलाने फूड सेंटर में, हम लोगों को खाना बांटते हैं ना, दिल्ली सरकार लोगों को खाना बांटती है, पका हुआ खाना रोज़ देते हैं हम, लंच और डिनर। वो कहता है जी मैं पिछले कुछ दिनों से रोज़ सरकार के फूड सेंटर में जाके खाना बंटवाने का काम कर रहा था। आप सोचो उसने वहाँ कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होगा। तो मैंने आज ही आदेश दिए हैं उस फूड सेंटर में जितने लोग आते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि डेली वही लोग आते होंगे एक सेंटर में खाना खाने के लिए, उन सब की रैपिड टेस्टिंग करवाएंगे जितने भी लोग आते हैं। और दिल्ली में जितने भी हमारे फूड सेंटर्स हैं उन सभी फूड सेंटर्स में खाना बांटने वाले सभी वॉलंटियर्स का और कर्मचारियों का हम रैपिड टेस्टिंग कराएंगे। तो इससे ये दिखता है कि दिल्ली के अंदर इस टाइम फैलना चालू हो गया है। रोज़ कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन शील्ड लागू किया जाता है। आज की डेट में 77 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं दिल्ली के अंदर। हमने कंटेनमेंट जोन्स में रैंडम टेस्टिंग कराई थी, कहीं से 200 का सैंपल लिया, कहीं से 180 का सैंपल लिया, कहीं से, वहाँ पे रैंडम टेस्टिंग कराई थी। वहाँ पे निकल के आया कि कुछ कंटेनमेंट जोन्स जहाँ पे लोगों ने बात मानी, लोगों ने अनुशासन का पालन किया, लोग अपने अपने घरों में रहे, वहाँ पे एक भी नया केस नहीं आया। लेकिन जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी और लोग गलियों में निकल आए, हम उस कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी को नहीं आने देते, बाहर किसी को नहीं जाने देते। लेकिन अंदर लोग एक दूसरे के घर में जाते रहते हैं, लोग नहीं मानते, काफ़ी उनको मनाने की कोशिश की जाती है, सख्ती करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई जगह लोग नहीं मानते। जैसे मैंने कल आपको जहांगीरपुरी का उदाहरण दिया। जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे मामे ताया ये सब, उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले क्योंकि वो माने ही नहीं। कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे। तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले, और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि दिल्ली में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, पर अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति चिंताजनक है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने को सबको अनुशासन में रह के इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज दिल्ली में टोटल 1893 केस हैं, मोटा 1900 मान लो, 1900 केस हैं। 1900 में से 26 आईसीयू में हैं और 6 वेंटिलेटर पे हैं। लगभग 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 26 आईसीयू में, 6 वेंटिलेटर पे हैं। आप सोच के देखो कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता। दूसरे देशों का जो हाल है, भगवान ना करे अगर ऐसा अपने देश में होता, अगर लॉकडाउन ना होता, मान लो 3000 लोगों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ जाती, मान लो 2-2.5 हज़ार लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, और ज़्यादा लोगों को। इतने तो आईसीयू ही नहीं थे, इतने तो वेंटिलेटर ही नहीं है। इटली में, स्पेन में, अमेरिका में यही देखने को मिल रहा है कि आईसीयू कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गए, अस्पताल की व्यवस्थाएं कम पड़ गई। सड़कों के ऊपर, अस्पताल के बाहर लोग पड़े हुए हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो स्थिति ऐसी हो सकती थी। लॉकडाउन की वजह से केसेस कम हैं फिलहाल। आज दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश के जितने कोरोना के मामले हैं उसका 12% मामले कोरोना के दिल्ली में हैं। क्यों? दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए दिल्ली को कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई इस टाइम दिल्ली लड़ रही है। पिछले 2-2.5 महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए वही लेके आए कोरोना विदेशों से, अपने देश में तो था नहीं। जितने विदेशों से लोग आए सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में आए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय
एयरपोर्ट और भी कई जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आए, उनको हमने क्वारंटाइन में रखा, लेकिन उसके पहले नहीं रखा था, बाद में आई गाइडलाइंस। तो सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज़ के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। इसे दिल्ली पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ी। तो आज जब ये निर्णय अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नहीं देनी, मैं भी देना चाहता हूँ ढिलाई। इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोजी रोटी चलेगी, कैसे लोगों का घर चलेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है। और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत ख़राब हो गई, और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। नमस्कार। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो भी चाहते हैं कि ढिलाई दें, लेकिन स्थिति को देखते और समझते हुए ये अभी मुमकिन नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जरूर कहा था कि 20 तारीख यानी कि कल से कुछ ढिलाई दी जा सकती है। जहां पर संभावनाएं दिखें वहां पर ढिलाई कुछ शर्तों के साथ दी जा सकती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि हमारे जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो स्थिति है अस्पतालों और सब चीजों को देखते हुए फिलहाल दिल्ली में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जाएगी। यानी जो इंतजार लोग कर रहे थे कि अगर हो सकता है कि कुछ मामलों पर छूट मिल जाए कल से, लेकिन फिलहाल वो नहीं मुमकिन है। अरविंद केजरीवाल ने यहां तस्वीर साफ की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढील नहीं है, अभी सब वैसे ही रखेंगे। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि वो भी समझ रहे हैं कि इस वक्त लोगों की सिचुएशन खराब हो रही है, लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, लेकिन अगर ढील दे दी जाती है और उसके बाद केसेस बढ़ते हैं, अस्पताल में बेड कम पड़ जाते हैं या वेंटिलेटर कम पड़ जाते हैं, तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएगी। इसलिए स्थिति को समझते हुए फिलहाल किसी प्रकार की ढील दिल्ली में नहीं दी जाएगी और जैसा लॉकडाउन चल रहा था अभी वैसे ही चलता रहेगा। लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये क्लियर किया है दिल्ली के लिए। उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे केसेस, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे तो सब जगह है, लेकिन दिल्ली में ज्यादा लोग आए हैं और इस लिहाज से भी संख्या यहाँ बढ़ी। उसके साथ साथ तबलीग जमात के कार्यक्रम के चलते भी कई यहाँ पर संख्या में इजाफा हुआ है और इन सब हालातों के मद्देनजर फिलहाल यहाँ पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी लॉकडाउन की स्थिति अभी दिल्ली में जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी, वैसे ही लॉकडाउन का लोगों को पालन करना होगा। सभी जो 11 जिले हैं उनका कहना है कि वो हॉटस्पॉट हैं, इसलिए ये कहा गया था कि जो हॉटस्पॉट एरिया है उनको छूट ना दिया जाए। लेकिन दिल्ली में क्योंकि सारे ही जिले हॉटस्पॉट हैं, इसलिए कहां छूट दिया जाए ये बहुत मुश्किल था चिन्हित करना। और फिलहाल एहतियात बरतते हुए ये कदम उठाया गया है कि अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई छूट दिल्ली वासियों को नहीं दी जाएगी। आगे जरूर समीक्षा बैठक होती रहेंगी और उनमें आगे तय किया जाएगा स्थिति को देखते हुए। अगर कहीं स्थिति सुधरती है, हालात सुधरते हैं, एक हफ्ते बाद फिर से वो समीक्षा करेंगे और उसके बाद उस पर कोई निर्णय ले सकते हैं कि क्या कोई ढील लोगों को दी जा सकती है। और ये ढील देना बहुत मुमकिन तब हो सकता है जब हम लोग भी अपने घरों पर ही रहें और जिम्मेदारी को समझें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एरिया है वो हॉटस्पॉट एरिया से निकलकर उस एरिया से बाहर आ जाए, तो ऐसे में आपको अपने घरों पर रहना होगा, पुलिस का पूरा साथ देना होगा। और इस बात की अपील अरविंद केजरीवाल ने भी की। देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिए हैं और इस आदेश के तहत लॉकडाउन के दौरान
ई कॉमर्स कंपनियों को छूट नहीं मिलेगी। उन्हें सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई करने की इजाजत होगी। गैर जरूरी सामानों पर प्रतिबंध पहले की ही तरह जारी रहेगा। जरूरी सामानों को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए उनके वाहनों की आवाजाही की अनुमति मिली हुई है और इस पर पाबंदी लागू नहीं रहेगी। यानी गृह मंत्रालय ने ये बात साफ करी है। आपको बता दें, जो गैर जरूरी सामान है उस पर प्रतिबंध पहले की ही तरह जारी रहेगा। जरूरी सामानों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उनके वाहनों की जो आवाजाही है उसकी अनुमति जरूर उनको दी जाएगी। जो पैसे पहले ही हो रहा था, इस पर पाबंदी लागू नहीं रहेगी। तो आपको बता दें, दरअसल देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह आदेश दिया और इस आदेश के तहत लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों को पूरी तरह से छूट नहीं मिलेगी। उन्हें सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई करने की ही इजाजत होगी। गैर जरूरी सामानों पर प्रतिबंध जैसे पहले चल रहा था वो अभी भी जारी रहेगा। जरूरी सामानों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उनके वाहनों की आवाजाही को हालांकि अनुमति मिली है और इस पर पाबंदी लागू नहीं रहेगी। यानी अगर जरूरी है और उसमें कोई वाहन उसकी सप्लाई के लिए जा रहा है तो उसे रोका नहीं जाएगा, इस पर पाबंदी लागू नहीं रहेगी। लेकिन फिलहाल जो गैर जरूरी सामान है उन पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा। तो लॉकडाउन में छूट इसमें नहीं दी जाएगी। गृह मंत्री ने ये राज्यों को आदेश दिए हैं महामारी से निपटने के लिए। एक ये बड़ा कदम। इस आदेश के तहत लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों को पूरी तरह छूट नहीं मिलेगी। उन्हें सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई करने की ही इजाजत होगी। गैर जरूरी सामान अगर है तो उस पर प्रतिबंध जो पहले से चला आ रहा था वो जारी ही रहेगा। जरूरी सामानों के लिए ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उनके वाहनों की जो आवाजाही है उसे अनुमति हालांकि मिली है और इस पर पाबंदी लागू नहीं रहेगी। यूपी के मथुरा में एक कोरोना संदिग्ध के मिलने पर हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही स्वास्थ्य केंद्र की एक टीम मरीज के घर पहुंच गई, जहां उसकी जांच की गई और उसे तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध 21 ये दिल्ली से आए थे, 21 तारीख को आए हैं। हालांकि 21/3/2020 को, तो उतने टाइम इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी टीम ने इसे विजिट किया घर पे जाके, तो उसमें फीवर, कफ और तो इनकी ट्रेवल हिस्ट्री भी थी। तो ऐसे केस जो है हमारे सस्पेक्ट केस हैं, सस्पेक्ट क्राइटेरिया में आ रहे हैं जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है और फीवर और कफ है ड्राई। नागपुर में पुलिस ने 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो शराब के आदी लोगों को हैंड सैनिटाइजर बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन लोगों के पास से 46 बोतल सैनिटाइजर की जब्त की। लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद है, जिसकी वजह से नशे के आदी लोगों ने अल्कोहल वाला सैनिटाइजर पीना शुरू कर दिया। सैनिटाइजर में 70% अल्कोहल होता है। गिरफ्तार किए गए सभी 5 आरोपी नशे के आदी लोगों को अपना शिकार बनाते थे। 40% अल्कोहल होती है। इस वजह से ये शरीर के ऊपर बहुत बड़े घातक दुष्परिणाम कर सकते हैं और उसमें पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत आ सकती है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आ सकता है, उनका लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, उनकी आंखों की नज़र जा सकती है, यहाँ तक कि पेशेंट कोमा में जाके। आशु गुप्ता, उसकी जेब में से बाटल निकले, सैनिटाइजर की बाटल हैंड वॉश करके जो आ रहा है अपना फिलहाल में भी चल रहा वो था, तो मुझे तो हैंड वॉश। कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए कई जगहों पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जबकि झारखंड के जामताड़ा में कई जगहों पर फॉगिंग की गई। बताया जा रहा है कि इस फॉगिंग का असर 15 दिन तक रहता। जामताड़ा में यहाँ फॉगिंग की गई है और ये भी बताया गया कि 15 दिन इसका असर रहता है। तो ऐसे इन सब के बीच जब कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए कई जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है, वहीं झारखंड में जामताड़ा में सफाई कर्मियों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। यही नहीं, डॉक्टर ने सफाई कर्मियों को रिटर्न गिफ्ट में राशन के पैकेट और मिठाइयां भी बांटी, जिसके बाद लोग डॉक्टर सुरेश की तारीफ कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में एक्टर जॉन इब्राहिम ने अपना एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में कोरोना का कहर जारी है। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 642 और लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में जानलेवा कोरोना अब तक कुल 19,323 लोगों की जान ले चुका है, जबकि हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हालात में सुधार होता है तो 11 मई से लॉकडाउन में कुछ राहत दी जा सकती है।
मध्य प्रदेश के रीवा में सफाई कर्मियों का तालियां बजाकर स्वागत किया गया। रीवा नगर निगम के दफ्तर के बाहर जब सफाई कर्मियों का स्वागत किया गया तो उस समय नगर निगम के कमिश्नर अशोक भार्गव भी वहां मौजूद थे। इस मौके पर सफाई कर्मियों को अनाज और दूसरे खाने पीने का सामान निगम की तरफ से दिया गया। यूपी के देवबंद में 14 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने पूरे देवबंद को सील कर दिया। देवबंद में कुल 20 हॉटस्पॉट हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव मामले पाए 31 तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। पुलिस की तरफ से लोगों से घर से बाहर ना जाने की अपील की जा रही है। राशन, फल, दूध, सब्जियों की सप्लाई अब प्रशासन की तरफ से ही की जाएगी। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन के दौरान यानी 3 मई तक ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामान की सप्लाई करने की छूट नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में यह साफ कर दिया गया कि ई कॉमर्स कंपनियों को फिलहाल सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई करने की ही छूट रहेगी। अब गृह मंत्रालय ने यह आदेश राज्यों को दरअसल दिए हैं और वो ये कि ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं उनको गैर जरूरी सामान की सप्लाई करने की छूट नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय ने साथ ही साथ ये भी आदेश में कहा कि ई कॉमर्स कंपनियों को फिलहाल सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई करने की ही छूट रहेगी। गैर जरूरी सामान की सप्लाई अभी वो नहीं कर सकते हैं और ये जो निर्देश और ये जो आदेश है वो सभी राज्यों को भी कह दिया गया है ताकि राज्य भी इसका पालन करें। अगर जरूरी सामान है तो उसकी छूट दी जा सकती है ई कॉमर्स कंपनियों को, लेकिन गैर जरूरी सामान पर जैसे पहले पाबंदी थी वो अभी भी रहेगी। उनको किसी प्रकार की छूट उस मामले में नहीं है, लेकिन अगर कोई जरूरी सामान है तो उसके लिए इन्हें जरूर छूट रहेगी। तो ई कॉमर्स कंपनी के लिए ये आदेश जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को मिला है। दरअसल ये साफ कर दिया गया है कि 3 मई तक फिलहाल ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामान की सप्लाई करने की छूट नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन में कोई ढील नहीं मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि 1 हफ्ते बाद हालात की समीक्षा की जाएगी और फिर फैसला लिया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से सभी 11 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन पहले दिल्ली में 186 नए केस सामने आए थे और इनमें से किसी को भी कोरोना के लक्षण नहीं थे। केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें ढील फ़िलहाल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ ख़राब हैं और अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिल्ली में 11 ज़िले हैं। दिल्ली के 11 ज़िले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज़ निकले। 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों के ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूसरे प्रदेशों से लौटे 5 लाख मजदूरों को ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने की संभावनाएं तलाशेगी। ये फैसला आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कल से कुछ उद्योगों को मिलने वाली सशर्त छूट के संबंध में निर्देश दिए। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की संभावनाओं को तलाश करने के लिए मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में 4 सदस्य कमेटी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने खासतौर पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए छूट देने की बात पर जोर दिया। गुजरात में पिछले 12 घंटों में कोरोना के 228 मरीज सामने आए हैं। इनमें से अहमदाबाद में ही 140 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1604 हो गई है। और यही नहीं, पिछले 12 घंटों में कोरोना के 5 मरीजों की मौत भी हुई है। गुजरात में अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में तबलीग जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए रोहिंग्या समुदाय के लोगों की तलाश यूपी पुलिस ने तेज कर दी है। यूपी पुलिस को तबलीग के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 369 रोहिंग्या शरणार्थियों की सूची मिली है और इस सूची के आधार पर यूपी के 8 जिलों में रोहिंग्या की तलाश की जा रही है। डीजीपी ने अलीगढ़, मथुरा, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, फिरोजाबाद और नोएडा की पुलिस को रोहिंग्या की तलाश के आदेश दे दिए हैं। हरिद्वार में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर एक मौलाना की मारपीट की गई। मारपीट का आरोप बीएसपी के पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी पर लगा है। दावा है कि लॉकडाउन के बीच बीएसपी नेता अपने कुछ साथियों को लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे थे, जिसका मौलाना ने विरोध किया। आरोप है कि विरोध करने से नाराज होकर बीएसपी नेता ने मौलाना की पिटाई कर दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मारपीट के आरोप में बीएसपी नेता के खिलाफ हालांकि मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के बहराइच में तबलीग से जुड़े 2 लोगों ने क्वारंटीन सेंटर से भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों को दोबारा क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सुरक्षा भी बढ़ा दी है। जिला अस्पताल में तबलीग से जुड़े 12 अप्रैल को 16 अप्रैल को क्वारंटीन किया था। यूपी के पीलीभीत में पुलिस ने लॉकडाउन में लोगों को घरों में रखने के लिए अनोखी कोशिश की। पुलिस ने एक आदमी को कोरोना का भेष बनाकर सड़कों पर उतारा, जो सड़क से गुजरने वालों को रोककर उन्हें कोरोना के खतरे के बारे में आगाह करता है। इतना ही नहीं, कोरोना का भेष रखने वाला लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को घर में रहने की सलाह देने के साथ कोरोना से बचने के लिए जागरूक भी कर रहा है। नहीं है, जिंदगी की भी परमिशन ले रखी है। अगर मुझसे बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का। यूपी के अमरोहा में लॉकडाउन के दौरान एक निकाह हुआ। खास बात यह कि दूल्हा 5 लोगों के साथ गया और सिर्फ 1 घंटे में शादी कर लौट आया। ना बारात को दावत दी गई और ना ही किसी तरह का जश्न किया गया। निकाह के दौरान भी सबने मुंह पर मास्क लगाए रखे। बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी लोग वहां करते दिखे। मुंबई की कई अस्पताल में मेडिकल स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आया है। मुंबई के वॉकहार्ट अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी को कोरोना हुआ, जिसके बाद वहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। इसके अलावा मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में 2 डॉक्टर, भाटिया अस्पताल के 35 लोग और जसलोक अस्पताल की 21 नर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विवेक गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, ये जो मरीजों की संख्या है उसके साथ डॉक्टर नर्सों की संख्या भी बढ़ती जा रही है फिलहाल। बिल्कुल ठीक अर्पिता, आपने देखिए अब ये काफी चिंताजनक बात होती जा रही है। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर और नर्स है, जो मेडिकल स्टाफ है, जो दिन रात मेहनत कर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज कर रही है, अब मेडिकल फैटर्निटी के लोग भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं, जिसमें से सबसे बुरा हाल है मुंबई के आगरीपड़ा स्थित वॉकहार्ट हॉस्पिटल का। वॉकहार्ट हॉस्पिटल में पिछले हफ्ते 54 मामले आए थे और अब जो नई रिपोर्ट सामने आई कि 26 और मामले आए हैं और सभी के सभी मेडिकल स्टाफ है, जिसमें अब वॉकहार्ट हॉस्पिटल का आंकड़ा बढ़कर अब 80 पहुंच गया है। वहीं बॉम्बे हॉस्पिटल जो काफी बड़ा हॉस्पिटल है, वहां का आंकड़ा 12 कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और साथ ही साथ 60 से ज्यादा नर्सों को क्वारंटाइन किया गया है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। और यही हालत
मुंबई के तारदेव इलाके का भाटिया हॉस्पिटल का है, जहां पर 35 डॉक्टर और नर्स मिलकर वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि सिर्फ बॉम्बे की बात करें तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से तकरीबन 148 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो ये काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि जो डॉक्टर और मरीज हैं वो खुद कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जो लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो भी अब कोरोना के चपेट में आते जा रहे हैं। अर्पिता जी, लॉकडाउन की वजह से यूपी के बाराबंकी में कश्मीर के 34 मजदूर फंस गए हैं। कमाने आए इन मजदूरों में कई ऐसे हैं जिनके परिवार में अब खाने पीने की दिक्कत होने लगी है, जबकि एक मजदूर ने बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है और वो जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता है। इन कश्मीरी मजदूरों ने प्रशासन से मदद की अपील की है। खाना तो बिल्कुल अच्छी तरह मिलते हैं, खाने की दिक्कत कुछ नहीं। मेरी आप रोइए नहीं, आप अपनी बात। इतने बच्चे हैं घर पे, बस वो भी तड़पता है उधर, मैं तड़पता हूँ इधर। बस हम गवर्नमेंट को भी, मोदी साहब को भी, सबों को कि हमको घर छुड़वा दे, बस यही हमारा अर्ज है। बिहार के सीतामढ़ी की नेपाल से लगी बेरगनिया बॉर्डर से भारत से नेपाल के लिए जरूरी सामान भेजा जा रहा है। नेपाल में भी लॉकडाउन की वजह से खाने पीने की समस्या हो रही है, जिसकी वजह से भारत लगातार नेपाल को मदद पहुंचाने में जुटा है और इस दौरान सीमा के इलाके पर सख्ती दिखाई दे रही है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। दिल्ली के नरेला में क्वारंटीन में रखे एक संदिग्ध का वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों और दूसरे कर्मचारियों को धमकी देने का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में संदिग्ध धमकी देते हुए दिख रहा है कि लोगों के करीब जाकर कोरोना फैलाने की धमकी वो दे रहा है। ये भी बताया गया कि कोरोना का संदिग्ध घर जाने की जिद पर अड़ा था, जिससे कुछ दिनों पहले संदिग्ध को हाईवे के किनारे घूमते पाया गया था। झारखंड के दुमका में लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। बाजारों, दूसरी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर खरीदारी करने वालों और बेवजह घर से बाहर घूमने वालों की पहचान कर उनके साथ सख्ती की जा रही है। यूपी के मथुरा में कोरोना संदिग्ध के मिलने पर हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही स्वास्थ्य केंद्र की एक टीम मरीज के घर पहुंच गई, जहां उसकी जांच की गई और उसे तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध 21 मार्च को दिल्ली से लौटा था। ये दिल्ली से आए थे, 21 तारीख को आए हैं। हालांकि 21/3/2020 किया घर पे जाके, तो उसमें फीवर, कफ और सांस लेने में दिक्कत नहीं थी, फीवर और कफ थे। तो इनकी ट्रेवल हिस्ट्री भी थी। तो ऐसे केस जो है हमारे सस्पेक्ट केस हैं, सस्पेक्ट क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है और फीवर और कफ है ड्राई।